तो अब आते हैं प्रियम्बल पे। सबसे पहला अपना यही है प्रियम्बल। अब आती है बात सबसे पहले जो अपने को पता होना चाहिए कि भाई प्रियम्बल में वो पूछता क्या है। आज तक, अभी तक जहां भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रियम्बल के ऊपर, वो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एमसीक्यू में आए हैं कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, अगर प्रियम्बल अमेंड हुआ है तो उसमें कौन सी अमेंडमेंट हुई है, और उस अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड या शब्द ऐड हुए थे। अभी तक जब भी प्रियम्बल आया है, ये प्रियम्बल, हाँ जी बिल्कुल होंगे, अभी तक जब भी प्रियम्बल आया है, प्रियम्बल एमसीक्यू में प्री तक पूछा गया है, मेंस में अभी तक नहीं पूछा गया। पर अगर राजस्थान के अंदर, ये वाला पेपर तो नहीं बोलूंगा, कोई अगर अपने पिछले पेपर जाए जो लगभग 2014, 15, 16 के आसपास के पेपर थे, वहां से प्रियम्बल में से शब्द निकाल के उन्होंने पूछे हुए हैं कि रिपब्लिक वर्ड पे बताओ क्या है। पूछते वो 2-3 नंबर का ही है कि आप 3-4 लाइनें लिख सको। पर अपने लिए भाई जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है, आपको भी पता है कि अब उन्होंने ये कह दिया है कि आपकी 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए तब आप पेपर दे सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पेपर का लेवल बढ़ा दे, वो पेपर को इस हिसाब से कर दें कि जो चीजें आपको लगे कि यार मतलब अगर मैं इसको कर जाता तो शायद मेरा पेपर और अच्छा हो जाता। जैसे प्री में तो चलो आएगा तो आप कर जाओगे, अपने जो अभी पढ़ेंगे अगर वो प्री में आएगा आप कर जाओगे। मान लो मेंस में उसने क्वेश्चन पूछ लिया प्रियम्बल पर शॉर्ट नोट लिखो। अब जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को क्वेश्चन तो ऐसा आता नहीं था, ना इतना ज्ञान था कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको किसी ने बोल दिया कि यार आप ना प्रियम्बल याद कर लो, प्रियम्बल जो लिखा हुआ ना वो याद कर लो। हम भी पागल थे, याद कर लिया कि प्रियम्बल याद कर लिया, जिस दिन पूछेगा सारा प्रियम्बल लिखाएंगे। सर वो प्रियम्बल नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है प्रियम्बल पे शॉर्ट नोट लिखो, प्रियम्बल को समझाओ कि प्रियम्बल है क्या। अब वहां पर लग गए लिखने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, ये ऐसे ऐसे, वो नहीं चलेगा, हमको शॉर्ट नोट लिखना है। तो एक मेंस का क्वेश्चन अगर कभी भी आपसे आया तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक मिनट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रियम्बल। प्रियम्बल पर एक, जो आपका 4 नंबर का हो सकता है, जो आपका 6 नंबर का हो सकता है। राजस्थान में यही स्ट्रेटेजी होती है। अगर एमपी की बात करूं तो 8 नंबर का होगा। नो, टॉपिक सेम ही होगा, बातें सेम ही होंगी। बस ये है कि राजस्थान के केस में आप थोड़ा छोटा कर सकते हो उसको, एमपी के केस में आपको अच्छे से लिखना है। उसके अलावा वो कैसे पूछ सकता है, उसके अलावा वो पूछ सकता है 2-2 नंबर के अंदर। राजस्थान में क्या है, एमपी में भी ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन बना देंगे। 4 नंबर का है, उसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये मान लो ऐसे बोल सकते हैं आपको कि भाई लिबर्टी वर्ड बताओ क्या है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वर्ड बताओ क्या है, सॉवरेन वर्ड बताओ क्या है कुछ भी नहीं। लिबर्टी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस हो गया, ये सब संप्रभुता, और ये सब है कुछ भी नहीं। आपको पता हो, आप इस पे मान लो 2-2 नंबर पे पूछता है तो 3 या 4 लाइनें लिखनी होती है, 2 नंबर में इतनी लाइनें लिखनी होती हैं, 3-4 लाइनें लिख दो बहुत है। बस ये है कि अगर आपने उसको सुना हुआ है, आपने उसको एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हो। और अगर आपने नहीं किया हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, आप तो पढ़ के गए थे कि यार प्रियम्बल में से तो वो कुछ पूछिएगा ही नहीं, प्रियम्बल में से तो वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वहां पर क्वेश्चन आ गया कि भाई शॉर्ट नोट लिखो प्रियम्बल के ऊपर। अब एक बार तो हम वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि अपने को तो आता नहीं है। फिर हम पहले तो उसको बनाते हैं, बनाने के बाद उस पर आंसर लिखते हैं। जो क्वेश्चन हो सकता है हम 10 मिनट में कर सकते थे, उसको हम आधा घंटा लगा देते हैं, क्योंकि पहले तो हम सोचते हैं भी क्या लिखें कैसे लिखें। तो अपने इस टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अगर वो प्री के क्वेश्चन पूछे हमको तब भी आते हो जो ऑब्वियस आए हुए हैं, अगर वो मेंस के क्वेश्चन भी पूछे
क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है उस हिसाब से, कि प्रियम्बल में से पूछ ले भैया जो पूछना है। इंटरव्यू में प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरव्यू में पूछे गए हैं कि प्रियम्बल के बारे में बताओ क्या है, तो इंटरव्यू में पूछे गए, तो इंटरव्यू में पूछे तो भी हम बता सकते हैं। तो अब अपने चालू करते हैं प्रियम्बल का टॉपिक। प्रियम्बल ऐसा नहीं है कि संविधान में सिर्फ प्रियम्बल है, संविधान में बस ये है कि उसको नाम दे दिया गया है प्रियम्बल। हर एक्ट, आपका कोई भी एक्ट उठा लो आप, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक, कोई भी एक्ट आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एक्ट उठाना है, उसमें एक्ट के चालू होने से पहले एक पेज होता है जिसमें ऊपर हेडिंग होती है ऑब्जेक्ट। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक हेडिंग होती है जिसके नीचे 3-4 लाइनें लिखी होती हैं कि भैया ये एक्ट का एम है, ऑब्जेक्ट है, ये वो उस एक्ट का प्रियम्बल है। बस उसका नाम ऐसा नहीं लिखा हुआ, उसका नाम सीधा लिखा होता है ऑब्जेक्ट। और अगर हम प्रियम्बल के बारे में भी बात करें तो प्रियम्बल, अगर हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हिंदी मीडियम के हिसाब से चलते हैं, तो वहां क्या लिखा हुआ, उद्देशिका, कि कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो पहले अपने एक बार प्रियम्बल को देख लेते हैं, हालांकि हमारे प्रियम्बल काम का नहीं है, हमको वो याद नहीं करना है, पर फिर भी एक बार अपने पहले प्रियम्बल देख लेते हैं, फिर अपने उसको चालू करते हैं। तो अब अपने आते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बात बता दूंगा, फिर हिंदी मीडियम। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं दिख रहा हो तो बता देना, ठीक है? क्लियर है, दिख तो रहा है ना? चलो आ जाओ भाई, प्रियम्बल का जहां से अपने पढ़ना चालू करते हैं कि भैया जो जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें राइटिंग नहीं गया होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट, पर्पस क्या है, और उसके अंदर ये बताता है। ये जो लाइन लिखी हुई है, मैं एक बार आपको ये लाइन समझा देता हूं, फिर अपने इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये कहता है, इसकी जो लैंग्वेज है कुछ इस तरह सी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक ये शपथ लेते हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को कैसा देश बनाएंगे, सॉवरेन देश बनाएंगे, सोशलिस्ट देश बनाएंगे, सेक्युलर देश बनाएंगे, डेमोक्रेटिक देश बनाएंगे, रिपब्लिक देश बनाएंगे। मतलब हम भारत को स्वतंत्र बनाएंगे, हम भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, हम भारत के अंदर ऐसा रहेगा कि जहां पे सिर्फ डेमोक्रेसी का राज होगा और रिपब्लिक होगा। अब ये क्या है, कैसे है, अपने इसकी भी बात करेंगे। अब ध्यान देना, प्रियम्बल का पहला पार्ट ये है, प्रियम्बल का दूसरा पार्ट ये है। अब हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, जब अपने डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इसको पढ़ना तो कैसे पढ़ोगे। कि जो प्रियम्बल है, सबसे पहली बात, प्रियम्बल भारत के लोगों द्वारा लिया गया है, प्रियम्बल किसी ने हमको दिया नहीं है, एक पार्टी है। इसका मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, इन्होंने यहां ये क्यों लिखा? ये कुछ और भी लिख सकते थे, ये हो सकता है इसको ना भी लिखते, ऐसा लिख देते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका पर्पस ये है, ऐसा भी तो लिख सकते थे, इन्होंने यही क्यों लिखा? दूसरा पार्ट, कि प्रियम्बल ये कहता है कि भारत देश कैसा होगा, ये 5 चीजें होंगी भारत में, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तीसरा पार्ट, प्रियम्बल ये कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक जो हैं वो, उनको आप न्याय दोगे। अब ध्यान देना, जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ने बैठते हैं ना, हम सोचते हैं ये ऐसे लिखा हुआ है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सर ये ऐसे लिखा हुआ है कि हम, मतलब ये तीसरा पार्टी कहता है कि प्रियम्बल जो है भारत के नागरिकों को न्याय देगा। न्याय किस तरह का? सोशल न्याय, इकोनॉमिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय। क्या होता है, कैसे होता है, वो भी अपने बात करेंगे। कि न्याय देगा 3 तरह के, स्वतंत्रता देगा, स्वतंत्रता किस चीज की? स्वतंत्रता की वो अपना धर्म किसी भी तरह का रख सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो चाहते हैं, जिस धर्म में मानना चाहते हैं वो उस धर्म को मान सकते हैं। तो ये जो बात चलती है ना, तीसरा पार्ट, कि भारत जो प्रियम्बल है वो नागरिकों को क्या देगा? न्याय, लिबर्टी। न्याय किस तरह का? इस तरह का। लिबर्टी किस तरह की? इस तरह की। ये ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद इक्वालिटी, समानता। समानता किस तरह की? इस तरह की, भैया सब एक समान रहेंगे, सबको एक जैसा रखोगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करोगे। फिर उसके बाद चौथा, फ्रेटर्निटी, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से भाईचारा, कि भाई इस तरह का भाईचारा होगा कि सब एक साथ रहेंगे।
देश की संप्रभुता, किसी भी तरह से देश को खतरा ना हो, एक दूसरे की इज्जत, डिग्निटी बिल्कुल मेंटेन करेंगे। हम क्या करते हैं जब अपने प्रियम्बल पढ़ने बैठते हैं ना, हम ऐसे पढ़ते हैं, या तो अपने फिर भी समझ जाते हैं, इस लाइन तीसरे पार्ट में जब आते हैं तब अपने ऐसे पढ़ते हैं कि भाई ये भारत ये सिटीजन्स को क्या क्या देगा, सिटीजन्स को देगा जस्टिस सोशल, अपने ऐसे पढ़ते हैं जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, सिटीजन्स को ये देगा जस्टिस। जस्टिस किस तरह का? 3 तरह का, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। सिटीजन्स को ये देगा लिबर्टी। लिबर्टी कैसी? ऐसी ऐसी स्वतंत्रता कि आप अपना कोई भी धर्म रख सकते हो, किसी भी तरह का धर्म में मान सकते हो, किसी भी तरह का मतलब आप अपनी बातें रख सकते हो। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस तरह की? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी किस तरह की? ये हुआ तीसरा पार्ट। आपने इसी तरह से पढ़ेंगे प्रियम्बल को। फिर उसके बाद आया आपका चौथा पार्ट, जिसके अंदर आखिरी में इन्होंने ये बात बोली, ये तो हो गए 3 पार्ट, कि भाई आखिरी में इन्होंने ये बात बोली कि हम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कह रही है कि हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो संविधान एडॉप्ट किस दिन किया गया था? एक्सेप्ट किस दिन किया गया था? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूं, ये तो इंग्लिश वाला है, हिंदी वाले पे भी आ जाएंगे अपने अभी। हम जब अब प्रियम्बल पढ़ेंगे, हमको प्रियम्बल याद नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसी को याद कर रहे हैं, शॉर्ट नोट आया तो उसी को लिख दिया, वो नहीं करना है। हमको प्रियम्बल समझना है, हमको प्रियम्बल की कहानी समझने की, अच्छा प्रियम्बल क्या क्या बोलता है, प्रियम्बल 3 पार्ट में है या प्रियम्बल 4 पार्ट में है, जिसमें से 3 पार्ट हमको अच्छे से पढ़ने हैं, चौथा पार्ट तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, कि ये 3 पार्ट है जो अपने को अच्छे से पता होने चाहिए। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, अगर हमको ये अच्छे से पता है, हमसे वो कुछ भी पूछ लो भैया जो पूछना है, हम लिख देंगे अच्छे से अच्छा आंसर। तो अब अपने इस टॉपिक को चालू करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले 4 पार्ट में अपने पढ़ेंगे प्रियम्बल को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी अपने प्रियम्बल के दर्शन करा देते हैं। ये रहा, नहीं ये नहीं है, एक मिनट, ये शायद यार, एक मिनट, ये लो भाई, हिंदी मीडियम वाले अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, दिख रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ भाई। भारत का संविधान एक्चुअली में यहां पर लिखा नहीं हुआ, अदरवाइज ऐसा लिखा होता है, उद्देशिका, ये लिखा होता है उद्देशिका, प्रियम्बल की हेडिंग। उसके बाद हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद इसमें थोड़ा अच्छे से लिखा है, इन्होंने अच्छे से दिखाया हुआ है कि भाई हम भारत के लोग भारत को एक कैसा देश बनाएंगे, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या होता है, कैसे होता है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम, ये पहला पार्ट हो गया, मतलब वी द पीपल हो गया, फिर ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम, ये कहां गया, ये यहां से दूसरा पार्ट चालू होता है, तथा हम सभी भारत के नागरिकों को क्या देंगे, न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। हम भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, जिसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में लिबर्टी, किस तरह की लिबर्टी, कि वो अपने विचार कैसे भी रख सकता है, उसका जो धर्म है वो मान सकता है, उसका जिस धर्म में जैसा विश्वास है वैसा रख सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, समता, इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज की? अपॉर्चुनिटी की, कि हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप एग्जाम दे रहे हो, कोई और एग्जाम दे रहा है, किसी को एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा। उसके बाद फ्रेटर्निटी, जिसको अपने बोलते हैं ब्रदरहुड, बंधुता। किस चीज की बंधुता? कि भैया आप एक दूसरे की डिग्निटी, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, किसी को गलत नहीं बोलोगे, आप देश की यूनिटी को प्रोटेक्ट करोगे, आप देश की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करोगे। इसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा है। इंग्लिश वाला तो फिर भी अजीब सा लगता है कि यार ये क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। हिंदी वाला बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, कि प्रियम्बल क्या बोलता है। प्रियम्बल ये बोलता है कि हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक कैसा देश बनाएंगे, हम बनाएंगे
डेमोक्रेटिक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। हम, ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर हम ये शपथ लेते हैं कि हम सभी भारतीय नागरिकों को क्या देंगे? इक्वालिटी, हम देंगे लिबर्टी, हम देंगे सॉरी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, या दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये कि आज जो सभा है ये कहती है कि हम 26 नवंबर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब अपने इसको पढ़ेंगे। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जब प्रियम्बल को जब भी पढ़ो, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप ऑब्वियस आप प्रियम्बल तो पढ़ोगे जो आपके बेयर एक्ट में है, जब आप पढ़ोगे तब आपको, जैसे आप पढ़ो आपको मोटा मोटी समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसी ऐसी सी बात है, ये जो बोल रहा है कुछ इस तरीके से बातें बोल रहा है, ताकि आप उसको फिर अच्छे से अगर अगर प्रियम्बल में से भी कोई बात उठानी हो, कुछ लिखना हो तो लिख सको। अब आते हैं अपने जो अपना टॉपिक चालू है, प्रियम्बल। हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे कुछ एक लगभग 4 पार्ट में, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन, जो बेरेक्ट, जो किसी किताब से कोई लेना देना नहीं कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल किस लिए लिखा जाता है, हम ऐसी चीज में बातें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे जो उसका पहला पार्ट है कि भैया प्रियम्बल में जो वी द पीपल है उसका क्या मतलब है। जो दूसरा पार्ट है जो ये बोलता है कि भाई देश को ये कैसा बनाएंगे। जो तीसरा पार्ट है कि आप नागरिकों को या सिटीजन्स को क्या दोगे। ये कुछ एक बेसिक, फिर उसके बाद एक दो छोटी मोटी और बातें हैं कि भाई क्या संविधान अमेंड हो सॉरी प्रियम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं, क्या प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं संविधान का, वो सब छोटी मोटी बातें। सबसे पहले आते हैं अपने इसके ऊपर, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कि भैया आप संविधान को सॉरी प्रियम्बल को लेकर इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन सिंपल है कि प्रियम्बल का अगर हम बेसिक मतलब बोले तो प्रियम्बल ये बताता है कि संविधान का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा। जो संविधान है वो बनाया गया, वो किस लिए बनाया गया है, ताकि अगर कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को इंटरप्रेट करना हो, उसके अंदर छुपे हुए किसी मतलब को निकालना हो, तो आप मतलब को उस हिसाब से निकालो कि प्रियम्बल अचीव हो। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक तरह से मेन ऑब्जेक्ट बताता है। प्रियम्बल एक तरह से पर्पस बताता है किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का। हमको इसमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भैया प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल मेन पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो किस पर्पस से बनाया गया, वो क्या टारगेट अचीव करना चाहता है, क्या टारगेट अचीव करना चाहता है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, ये मैं आपको इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना, एक लिमिटेड आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन और कई बातें हैं, ऐसे नहीं लिखने बैठ जाना वहां पर कि प्रियम्बल के इंट्रोडक्शन में 10 लाइनें लिख दी, आंसर नहीं पूरा होगा। बहुत लिमिटेड लिखना है। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी आपको दिखेगा कि आंसर कितना लिखना है, बस उतना ही लिखा होगा। तो जो आपका पहला पैरा होगा जिसको अपने अगर अगर प्रियम्बल का शॉर्ट नोट आता है तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि जो प्रियम्बल का मतलब होता है, प्रियम्बल वर्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड रीजन, कि इसका पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है वो ये बताता है कि संविधान का मेन ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है, संविधान किस लिए बनाया गया है, संविधान क्या टारगेट अचीव करना चाहता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन, बस। इसके आगे कुछ नहीं, फालतू के अंदर कुछ नहीं लिखना। किसी में इंट्रोडक्शन में लिखने बैठ गए कि प्रियम्बल ये कहता है, नहीं, वो यहां नहीं। अब आता है आगे का पार्ट, कौन सा? दूसरा पार्ट, कि प्रियम्बल जो है
प्रियम्बल जो है किसके द्वारा बनाया गया? अब ध्यान देना, प्रियम्बल किसके द्वारा बनाया गया, आप लोग बताओ। प्रियम्बल किसके द्वारा बनाया गया, बताओ। प्रियम्बल किसके द्वारा बनाया गया? किसने फ्रेम किया प्रियम्बल को? प्रियम्बल किसके द्वारा बनाया गया? किसने फ्रेम किया प्रियम्बल को? नहीं जी नहीं। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान देना। सॉरी, चलो इस पे आ जाओ। अगर अगर प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया तो इनको ये लिखना चाहिए था, इनको ये लिखना चाहिए था यहाँ पे कि हम या वी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिक्लेयर करते हैं। इन्होंने ये क्यों लिखा, हम भारत के लोग ये डिक्लेयर करते हैं, हम भारत के लोग ये डिक्लेयर करते हैं? इन्होंने ये बात क्यों लिखी? ये लिख सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बात बोली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिक्लेयर करती है। इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला। तो ध्यान देना, एक मिनट। सॉरी है, चलो। इन्होंने ये बात क्यों लिखी? कुछ कोई बोला ठीक है, बी एन राव ने लिखा, ठीक। इन्होंने ये बात क्यों लिखी? क्योंकि जो सबसे पहली बात हम बात करेंगे इसी पे बात करेंगे। जब आपने इंट्रोडक्शन लिख दोगे ना कि भाई, अभी आपके वाले आंसर पे आऊंगा, जवाहरलाल नेहरू वाले पे, कि भाई इन्होंने वी द पीपल क्यों लिखा? क्योंकि वी द पीपल से ये बताना चाहते हैं कि संविधान को, मतलब जो आपका प्रियम्बल है या जो संविधान है, उसको लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसको लोगों ने बनाया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नो डाउट, अपने जब अपने ने कल बात पढ़ी, अपने ने ऐसे बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने ड्राफ्ट किया, पर जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं ड्राफ्ट किया, लोगों ने बनाया। लोगों ने संविधान, सॉरी, प्रियम्बल बनाया है, लोगों ने इस प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है, लोगों ने इस प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया है। ये इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो लोगों द्वारा चुने गए थे। जैसे अपने आज संसद है, हम लोग चुन के भेजते हैं, तो वो लोग जो भी काम करते हैं ये माना जाता है कि हमने किया है। वो लोग जो भी बिल पास करते हैं ये माना जाता है कि हमने किया है। तो ये जो इन्होंने जो पहली लाइन लिखी, वी द पीपल, उसका मतलब यही है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, प्रियम्बल भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया। प्रियम्बल जो है, ये भारत के लोग ये कहते हैं कि हम, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाते हैं, हम के हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो सबसे पहला ये। और अब आपका जवाहरलाल नेहरू वाले पे आता हूं, अभी मैं इसको भी लिख दूंगा, अभी आपके जवाहरलाल नेहरू वाले पे आता हूं, ध्यान देना। आपने ये बात बोली कि भैया जवाहरलाल नेहरू, ये इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, हिस्ट्री बनती है एक छोटी सी, हिस्ट्री। हुआ ये था, इतिहास है प्रियम्बल का। कल अपने ने एक बात की थी ना कि 9 दिसंबर 1946, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, असेंबली बन गई अगस्त में 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। एक मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, फिर हुई 11 दिसंबर को, फिर हुई 13 दिसंबर, लगातार 3 मीटिंगें हुई थी, एक एक दिन के गैप पे, छुट्टी करी एक एक दिन की इन्होंने। 11 दिसंबर, सॉरी, 9, 11 और 13, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा, जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या था? ये सब एक कागज था, एक पत्र था, एक नहीं होता एक तरह से एक डॉक्यूमेंट था जो ये बताता था कि जो हम संविधान बनाना चाहते हैं उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बताता था कि जो हम संविधान बनाना चाहते हैं उसका मेन पर्पस क्या होगा। ये इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, इसके अंदर जो बातें लिखी गई थी एज इट इज लगभग वही बातें प्रीएम्बल में लिखी गई, लगभग वही बातें। इसलिए हम एक बात बोलते हैं, हम इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं कि भाई ये जो प्रीएम्बल है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था? 13 दिसंबर 1946 के अंदर, उसके बेस पे बना है। पर बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उसके बेस पे भले ही बना है, बनाया नहीं है। बनाया तो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी उसने। ये हम हिस्ट्री में बोलते हैं। तो आपने जो बोला ना जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया था, ये बोलते हैं हम कि प्रीएम्बल का जो मतलब प्रीएम्बल किस चीज पे बेस है, मतलब प्रीएम्बल का जो आइडिया लिया गया था, प्रीएम्बल का जो बातें ली गई थी वो इससे ली गई थी। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? प्रीएम्बल कहना क्या चाहता है? प्रीएम्बल ये बताना चाहता है कि संविधान का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, पर्पस क्या होगा, और भी लिखना चाहते हो तो आइडियाज क्या होंगे, क्या वो अचीव करना चाहता है, टारगेट क्या होंगे, ये सब जिसके अंदर संविधान के अंदर, फिर आप ऐसे चालू करो, सॉरी प्रीएम्बल के अंदर, कि प्रीएम्बल के अंदर जो उसके मेन फीचर हैं वो ये है। सबसे पहला फीचर वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इसका सबसे पहला फीचर है। नहीं, सेम बात नहीं है जी। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल ऐसा है कि इन्होंने जो प्रीएम्बल में बातें लिखी वो कहां से उठाई गई। अब इस पे बात कर लेते हैं अपने। प्रीएम्बल को लेकर दो तीन बातें हैं, ये हिस्ट्री में चलते हैं अपने प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल का आइडिया कि यार एक प्रीएम्बल जैसी चीज होनी चाहिए, उसका आइडिया इन्होंने कहां से लिया? आइडिया लिया यूएस से। कहां से लिया? यूएस से। कि प्रीएम्बल जैसी चीज होनी चाहिए, आइडिया लिया यूएस से। फिर वैसे बात चलती है भाई आइडिया कहां से लिया? यूएस से, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोलती है हिस्ट्री? हिस्ट्री ये बोलती है कि प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई है ना, वो बातें इन्होंने कहां से ली? वो बातें इन्होंने ली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ये है सोर्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेस। अब दूसरा, प्रीएम्बल को बनाया किसने? तो अगर तो प्रैक्टिकली बात करें तो भैया प्रीएम्बल को बनाया गया था किसके द्वारा? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं कि प्रीएम्बल को बनाया किसने था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी, ठीक है। बट ये बात हम लिखते नहीं है। प्रैक्टिकल तो हम बोलते हैं भैया ड्राफ्टिंग कमेटी उसी ने तो बनाया, अगर सच्चाई देखी जाए तो। ये तो क्या है, मैं आपको सही बात बताऊं, अपने जो पढ़ रहे हैं ये तो ऐसा एक इमोशनल बातें हैं, लोगों को इमोशन की में लाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि अरे नहीं भाई तुम ही हो जो हो, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। विधायक मंत्री करते क्या है? यही तो करते हैं कि अरे जनता है जो है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हालांकि है सब कुछ वही, जनता कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हैं कि उनको पता था कि अगर जनता को ऊपर नहीं किया, जनता को हवा में नहीं लाए, जनता को ऐसे बताया नहीं कि सार आप ही हो जो है, आप ही की वजह से देश आजाद हुआ है, आप ही की वजह से सब चल रहा है, जनता अपने को ज्यादा दिन नहीं चलने देगी। क्योंकि गद्दी पे आएंगे, चोरी तो करनी पड़ेगी, तो जनता ज्यादा दिन नहीं चलने देगी। प्रैक्टिकली इन्होंने बनाया, पर इन्होंने जो लिखा उसका मतलब क्या है? वी द पीपल, कि भैया प्रियम्बल को लोगों ने बनाया है, प्रियम्बल को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो प्रियम्बल का सोर्स क्या है? प्रियम्बल का सोर्स मतलब प्रियम्बल को एक्सेप्ट करने वाले कौन है? लोग खुद। बनाने वाले कौन है? लोग खुद। ये भाषा के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल नहीं चल रहे अपने। बनाने वाले कौन है? लोग खुद। तो ये अपने पहला पॉइंट लिखते हैं। हमने प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री एक साथ लिख देंगे एक पैरा के अंदर। फिर हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ प्रियम्बल, कि भैया प्रियम्बल के मेन फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर हम उसमें लिखेंगे
कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये बोलता है, मतलब हम भारत के नागरिक, ये कहना चाहता है कि प्रियम्बल को बनाने वाले, प्रियम्बल को एक्सेप्ट करने वाले भारत के लोग खुद हैं। भारत के लोग ही हैं जो अब सब कुछ है। ना तो कोई बाहर का कोई आदमी उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ना ही अंदर का आदमी उनके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकता है। ये वी द पीपल ये बात कहना चाहता है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ठीक है, इमोशन की बातें जो लिखनी होती है बस, और कुछ नहीं है। तो ये है आपका वी द पीपल। वी द पीपल में आप क्या लिखोगे, सिर्फ इतना सा लिखना कि जो वी द पीपल है, क्या हेडिंग कैसे डालोगे, फीचर्स हो गया, फीचर्स के बाद पहला पॉइंट लिख देना कि पहला पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि प्रियम्बल जो है उसको बनाने वाले, उसको एडॉप्ट करने वाले भारत के नागरिक हैं, पीपल ऑफ इंडिया। जो मेन सोर्स है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रियम्बल, वो कौन है, भारत के नागरिक। उसके बाद जिन्होंने प्रियम्बल बनाया, जिनका नाम किताबों में लिखा जाता है, वो इन्हीं के चुने हुए नुमाइंदे थे। जिन्होंने प्रियम्बल बनाया, जिसको अपने बोलते हैं मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कौन थे, इलेक्टेड लोग थे। किनके द्वारा, लोगों द्वारा। तो एट द एंड अगर हम सीक्वेंस से बनाए तो किसने बनाया है संविधान, इन्होंने, लोगों ने। किसने बनाया प्रियम्बल, लोगों ने। लोगों ने ये डिक्लेयर किया है कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। ये है वी द पीपल का मतलब। आप सिर्फ इतना ही लिखना। और मैं आपको ये बात इसलिए इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि आपको आंसर क्या लिखना है और कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। फालतू के अंदर इसके ऊपर अपने को कोई थीसिस नहीं लिखनी है कि लग गए भैया प्रियम्बल के ऊपर ही हम 10 पन्ने लिख सकते हैं। 10 पन्ने नहीं लिखने। हमको तो इतना पता होना चाहिए कि मोटा मोटी क्या बात है, हमको इतना पता होना चाहिए कि जितना आंसर के लिए जरूरी है। फालतू के अंदर कोई बात नहीं लिखनी। तो अब दोबारा आते हैं, प्रियम्बल का आप इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री लिख दोगे कि भैया प्रियम्बल का मेन बात क्या बोलता है, प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड है, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली हिस्ट्री है उसके ऊपर बेस किया गया है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप आओगे प्रियम्बल के दूसरा पैरा, प्रियम्बल के मेन फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रियम्बल को बनाने वाले, प्रियम्बल को अडॉप्ट करने वाले पीपल ऑफ इंडिया है। जो मेन सोर्स है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रियम्बल का, लोग है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, ऐसा इसमें लिखना भाई, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो इलेक्टेड लोग थे, जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए थे। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि लोगों ने खुद को ये कहा है कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम सॉवरेन हैं। इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना, कोई फालतू की बात इधर उधर कुछ नहीं लिखनी। ठीक है, इतनी सी बात है। इसके बाद एक छोटा सा केस है, वो केस लॉ लिख देंगे अपने। आ गया उषा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, कि उषा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में वी द पीपल को जब इंटरप्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उन्होंने ये बोला कि भाई सुप्रीम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास है। ये सिर्फ लिखना होता है ऐसा कुछ भी नहीं। ये है वी द पीपल का मतलब। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई अपने तो कल बात की थी, वो अपने प्रैक्टिकल बात कर रहे थे कि ड्राफ्ट किसने किया। ये आज अपने क्या बात कर रहे हैं कि भैया ये जो प्रियम्बल जो आपका इमोशन है वो क्या कह रहा है। ये इमोशनल बातें हैं, है कुछ नहीं ऐसा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखो, ऐसा थोड़ी है कि लोग ही कर रहे हैं। लोग कहाँ कर रहे हैं, हमने थोड़ी कहा था कि भैया नए क्रिमिनल लॉ ले आओ, और नए क्रिमिनल लॉ लाए हो तो भी कौन सा बहुत अच्छे लाए हो, वैसे के वैसे एज इट इज कट कॉपी पेस्ट ही तो किए। हमने तो नहीं कहा था। आपने लॉ स्टूडेंट से तो नहीं पूछा नए लॉ लाए कि नहीं लाए, आपने वकीलों से तो नहीं पूछा नए लॉ लाए कि नहीं लाए, अपने हिसाब से ले आए। आप कोई भी कानून लाते हो हमसे थोड़ी पूछते हो। पर ये इमोशन है, ये इमोशन है कि लोगों को राजी रखे हो कि लोग कंट्रोल में रहे। तो ये आपका पहला पॉइंट है। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर, फिर अपने आगे बात करते हैं।
यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। 1984 नहीं, 19, हाँ सही है, 1984, 1984, सॉरी। 2000 AIR 2014, ठीक है, AIR 2014। अब लो भाई, आ जाओ, आप लोग बताओ क्या क्या है। पहली चीज, प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? बताओ भाई, प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया गया था? फिर अपने आगे चलेंगे, जल्दी बताओ। प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया गया था? प्रियम्बल का आइडिया मतलब जो हिस्ट्री वाली बात कर रहा हूं। प्रियम्बल बेस्ड मतलब प्रियम्बल का आइडिया, प्रियम्बल की बेस्ड का मतलब होता है, बेस्ड का मतलब होता है प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई है ना, वो कहां से ली गई, वो बातें कहां से कट कॉपी पेस्ट की गई। प्रियम्बल की जो बातें हैं वो कहां से कट कॉपी पेस्ट की गई? तो वो कट कॉपी पेस्ट की गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल किस का आइडिया कहां से लिया गया? वो लिया गया यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए से। उसके बाद सुप्रीम पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम पावर कौन है? सबसे बड़ी ताकत किसके पास है संविधान के अनुसार? ये एक्चुअली मैं कहना चाहता है, संविधान के अनुसार सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? बताओ, सुप्रीम पावर, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। प्रियम्बल हमने चालू किया, हमने प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन मतलब 2-3 लाइनें प्रियम्बल की हिस्ट्री की, प्रियम्बल का जो आइडिया है वो कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये हो गया एक पैरा। फिर उसके बाद आप लिखोगे क्या कि भैया मेन फीचर्स क्या है, जिसमें आप पहला फीचर लिखोगे वी द पीपल, कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ये क्या कहना चाहता है, वो लिख दोगे आप। जितने भी 2-3-4 लाइनें बहुत है, 2-3, क्योंकि इसमें बातें बहुत हैं अभी। फिर उसके बाद आएगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे सॉवरेन। ऐसे ही लिखना, क्योंकि थोड़ा अच्छा लिखेगा लगेगा आंसर। ये मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक, अदरवाइज मैं आपको सिर्फ ऐसे टॉपिक समझा दूंगा ना ये क्या कह रहा है, आप आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे। आंसर फ्रेमिंग में ऐसे लिखना। अब बात आती है भाई सॉवरेन क्या कहना चाहता है। तो जब हम प्रियम्बल की, जो प्रियम्बल लिखा हो जब उसको पढ़ते हैं तो वो ये बोलता है कि हम भारत के नागरिक की शपथ लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन नेशन। कि हम ये कह रहे हैं कि हम भारत को एक सॉवरेन नेशन बना रहे हैं। सॉवरेन नेशन मतलब इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। हमारे इंटरनल मामले, हमारी इंटरनल पॉलिसीज हम खुद बनाएंगे, हम डिसाइड करेंगे क्या होनी चाहिए। हमारे एक्सटर्नल मामले, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज हम खुद बनाएंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ये कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई भारत में जो राज होगा, भारत में जो सरकारें होंगी वो एक इंडिपेंडेंट सरकारें होंगी, कि भारत की जो गवर्नमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, चाहे वो इंटरनल मामले हो चाहे एक्सटर्नल मामले हो। अपने को ये इसी तरीके से लिखना है कि भाई जो सॉवरेन वर्ड है वो बताता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि देश में अब कैसी सरकार होगी, जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, जो भारत की जो गवर्नमेंट होगी, या आप ये भी लिख सकते हो कि प्रियम्बल जो है इंडिया को, ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी, प्रियम्बल जो है इंडिया को अब सॉवरेन नेशन डिक्लेयर करता है। सॉवरेन नेशन का मतलब ये है इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिपेंडेंट किस मामले में? इंटरनली भी, अंदरूनी मामलों में भी, और एक्सटर्नली भी। जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, वो किसी के कंट्रोल में। इतना ही है इसके अंदर। फालतू के अंदर और कुछ लिखना हो तो आपकी इच्छा है, कि लगे हो सॉवरेन वर्ड को समझाने, वो आपकी इच्छा है, पर इतना ही लिखना है कि जो सॉवरेन का मतलब है कि प्रियम्बल ये कहना चाहता है कि जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट रहेगी वो एक सॉवरेन गवर्नमेंट रहेगी, या प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया अब एक सॉवरेन नेशन है, जिसका मतलब ये है कि अब एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रहेगी, जो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली हम पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, केस लॉ लिखना है तो लिख लो। चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सिर्फ कहा गया, इसमें कुछ ऐसा, इसमें ऐसा कहा गया कि भैया प्रियम्बल जो है भारत को एक सॉवरेन नेशन डिक्लेयर करता है और अब भारत एक सॉवरेन नेशन है। इस केस में ये कहा गया था कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, हम पर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम अपने आप में स्वतंत्र है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये इतनी सी बात है, इसके अंदर इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं है। और फालतू के अंदर बातें लिखनी हो कि सॉवरेन वर्ड को समझा रहे हो फिर लिख रहे हो, वो आपकी इच्छा है, अदरवाइज जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत बहुत बाकी है प्रियम्बल के अंदर। फिर उसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखोगे, सॉवरेन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। ध्यान देना, सोशलिस्ट वर्ड इक्वालिटी, समानता के साथ जोड़ा जाता है, पर कौन सी समानता? इकोनॉमिक, आर्थिक समानता के साथ। सोशलिस्ट का जो कंसेप्ट है ना, वो है ये कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, कि ये ना हो कि कोई कुछ तो बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ के पास तो, जिनके पास पैसा है उनके तो अलग ही कहानियां चल रही हैं, उनको तो पूरे प्रिविलेज मिल रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको कुछ ही प्रिविलेज नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही हो रहा है, आज के समय में हो तो ऐसा ही रहा है, पर प्रियम्बल है, ये लोगों के इमोशन के साथ खेलने के लिए लिखा गया है, और अपने भी उसी हिसाब से बोलेंगे कि सोशलिस्ट जो है ये कहना चाहता है कि जो भारत के अंदर किसी भी तरह की आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं होगी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनकम के बेस पे, लोगों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो लोगों को इक्वली प्रोवाइड किए जाएंगे, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि सबको इक्वली इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, सब लोग इक्वालिटी इनकम बेस पर इक्वल रहे, जितना हो सके आर्थिक जो असमानता है वो खत्म हो, ये कहना चाहता है। तो अपने इसको लिखेंगे भैया, जो आपका सोशलिस्ट है वो क्या कहना चाहता है। अब आ जाओ, ध्यान देना, सबसे पहली बात, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, कि हम भारत के नागरिक, भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पहले नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में नहीं था तो प्रियम्बल की जगह कहीं और था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोशलिस्ट वर्ड पहले था, मतलब सोशलिस्ट का कंसेप्ट पहले समय से ही था। अगर हम संविधान का आर्टिकल 39 पढ़ते हैं, जो अपना डीपीएसपी है उसका आर्टिकल 39 पढ़ते हैं, तो उसमें सोशलिस्ट का कंसेप्ट है, जो ये बोलता है कि किसी भी तरह का, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हर किसी को एक साथ रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, आर्टिकल 39 ये बात करता है ना, तो ये पहले था, पर प्रियम्बल तो मेन है। हम आगे बात करेंगे अपने, जब ये प्रियम्बल खत्म कर लेंगे ना, तब अपने एक केशवानंद भारती वाला केस की बात करेंगे, जिसने कहा कि प्रियम्बल मेन है। प्रियम्बल ये माना जाएगा कि ये एक तरह से वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पस क्या है। तो जो भी सरकार थी उस समय की, उसको ये था कि यार लिखा तो हुआ है संविधान में, पर मेन पर्पस में तो नहीं लिखा हुआ, प्रियम्बल में तो नहीं लिखा हुआ कि भाई ऐसा होना चाहिए ये वो। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक मेन पर्पस में ऐड करने के लिए लिखा। ऐसा नहीं कि पहले सोशलिस्ट का कंसेप्ट नहीं था, कि कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में था। आर्टिकल 39 भी ऐसी सी ही बात करता है, जो अपने अभी लिखेंगे या जो अपने अभी बोलेंगे, पर क्योंकि वो एक प्रियम्बल में नहीं था, वो एक मेन पर्पस में नहीं था, इसलिए इसको ऐड किया गया। तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐसा लिखते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया।
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई? अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये जोड़ा गया। उसके अंदर ये अपने 2-3 लाइन की हिस्ट्री लिख रहे हैं इसकी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। सोशलिस्ट का कंसेप्ट इससे पहले भी था, जो आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। अब आते हैं सोशलिस्ट कहना क्या चाहता है। तो हम लिखेंगे कि भाई सोशलिस्ट का जो ये कंसेप्ट है वो ये कहना चाहता है कि भारत के अंदर इनकम इनइक्वालिटी नहीं होगी। वो ये कहना चाहता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है, आर्थिक तौर पर जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो इक्वली सबको प्रोवाइड किए जाए, इक्वली प्रोवाइड किए जाए, सबको एक समान इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट। किसी का भी इनकम बेस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये मैं आपको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो आपको नोट्स मिलेंगे ना उसमें ऐसे नहीं होगा, उसमें सीधे पैरा होंगे वो, जो मान लो जो भी एक आंसर की तरह। तो अगर आप इसको अपने हिसाब से लिखना चाहते हो, थोड़ा अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके या अपने हिसाब से कि यार मैं अच्छे से कैसे लिख लूं कि मेरे को पढ़ने में इजी लगे, तो आप ऐसे लिख लेना। मेरा बताने का ये इंटेंशन है कि भाई ये 3-4 पॉइंट है, आप ये 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब वो 3-4 पॉइंट में से एक आधा पॉइंट कम ज्यादा भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान हो गया कि भैया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था। ये है सोशलिस्ट का कंसेप्ट। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर किसी भी तरह का, फिर अपने आगे बात करते हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा ना जो टॉपिक मतलब मुझे पढ़ते ऐसा लगा कि यार ये टॉपिक मुश्किल है, इस टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में या इस तरह से बताऊं कि आपको क्या चीज कैसे लिखनी है, तो मैं ऐसे ही बताऊंगा कि मान लो प्रियम्बल है, प्रियम्बल अगर अपने टॉपिक करने बैठेंगे ना, अगर कहोगे तो मैं कल के लेक्चर में आपको प्रियम्बल टॉपिक वाइज समझा दूंगा, वो आप समझोगे। और ये जो अपने पढ़ रहे हैं आपको इसमें दिन रात का अंतर लगेगा, क्योंकि अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो आप चीजें आराम से समझ पा रहे हो कि अच्छा इंट्रोडक्शन ये लिखना है, हिस्ट्री ये लिखनी है, ये होता है ये होता है। वही टॉपिक में चलता है ना तो चीजें अपने आप में इतनी मिक्सअप हो जाती है कि समझ ही नहीं आती है। हाँ, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे बात करते हैं। सॉवरेन वर्ड हो गया, सोशलिस्ट वर्ड हो गया। यस, कोई भी डाउट? डेफिनेशन नहीं आएगी क्योंकि डेफिनेशन है नहीं ना, डेफिनेशन है नहीं। 2 नंबर में प्रियम्बल नहीं पूछेगा वो, क्योंकि ऑब्वियस प्रियम्बल 2 नंबर में कैसे पूछ देगा। वो 2 नंबर में पता है क्या पूछेगा, ये मान लो एक क्वेश्चन लिखा होगा कि भाई डिफाइन करिए फॉलोइंग चीजों, ऐसे लिखा होगा डिफाइन करिए फॉलोइंग या फॉलोइंग चीजों को परिभाषित करिए या उस पर शॉर्ट नोट लिखिए। उसमें होगा सोशलिस्ट, उसमें होगा डेमोक्रेटिक, उसमें होगा सेक्युलर। वी द पीपल नहीं पूछता वो, सेक्युलर। अब एक तो अपने ने अगर उसको इस हिसाब से पढ़ा हुआ तो अपने तुरंत लिख देंगे। मान लो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए, आप पेपर दे रहे हो और वो बोल दे कि अच्छा भैया सोशलिस्ट वर्ड बताओ क्या है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट का मतलब क्या है, लिख दोगे आप कि भैया प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड लिखा गया है जो संविधान की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था, जिसका मतलब ये है, ये तीन चार बातें 2 नंबर के अंदर बहुत है। एग्जामिनर कहेगा हाँ यार लिख तो दिया कि ये वर्ड कहाँ है, कैसे ऐड हुआ, क्या कहना चाहता है, 2 नंबर के हिसाब से तो सही लिखा है, चको जी। अच्छा 2 में से मान लो मैक्सिमम 1.5 देते हैं ये लोग, 2 में से 1.5 हो गए नंबर। और ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं पाओगे, अगर अपने ने ऐसा नहीं पढ़ा तो लिख दोगे,
पर वहां पे आप फंस जाओगे एक बार कि यार सोशलिस्ट प्रियम्बल में तो था, पर अपने ने तो प्रियम्बल ऐसे पढ़ा ही नहीं, अब कैसे लिखें सोशलिस्ट। अब या तो आपकी वोकैब इंग्लिश वाली वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आप लिख दोगे भैया कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है लिख दोगे, मोटा मोटी कुछ भी, तो वो ठीक ठाक सा लिखा जाएगा। एक है कि उसी के हिसाब से पढ़ा हुआ है तो वैसे कर दोगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ चौथा, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर। ये क्या कहना चाहता है? ये वर्ड भी अमेंडमेंट से जुड़ा, सेकुलरिज्म। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी के अंदर आया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन था कि भारत देश क्या है, प्रो गॉड है, एंटी गॉड है, मतलब हम ऐसे हैं कि हमारा भारत सरकार मानती है कि हमारा कोई भगवान नहीं है, या सभी भगवानों को एक समान मानती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि सेक्युलरिज्म कहना क्या चाहता है, हमारे यहाँ पे जो धर्म निरपेक्ष है वो कहना क्या चाहता है कि सरकारों का कोई धर्म नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा, नेगेटिव नहीं कहता है। हमारे यहाँ पर जो सेकुलरिज्म के दो कंसेप्ट होते हैं, एक कि हमारा कोई धर्म नहीं है, एक सभी धर्म हमारे लिए एक समान है। भारत के अंदर पॉजिटिव वाले कंसेप्ट को माना जाता है, एक होता है ना नास्तिक, एक होता है आस्तिक। नास्तिक वो होता है जो किसी भगवान में नहीं मानता, आस्तिक में भी वो लोग होते हैं जो सभी तरह के भगवान को मानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना जो मंदिर भी, गुरुद्वारे भी, मस्जिद भी, सब जगह चले जाते हैं, वो कहते हैं यार भगवान सब एक है। हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो पॉजिटिव है, जो ये बोलता है कि सरकारें जो हैं वो सभी धर्मों को मानती हैं, उनके लिए सभी धर्म एक समान है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, सरकारों का कोई धर्म नहीं है, सरकार भगवान को नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने सेकुलरिज्म पे आते हैं। सेकुलरिज्म का बेसिक कंसेप्ट होता है जो दो तरह के होते हैं, एक जो मैं आपको अभी बोल चुका हूं, एक कि भाई सरकारों का कोई धर्म नहीं है, एक सरकार सभी धर्म को एक समान मानती है। इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि सरकार सभी धर्म को एक समान ट्रीट करेगी, ये है सेकुलरिज्म। ये ऐड हुआ, बिल्कुल पहले नहीं था। अब इसमें भी यही कहानी है कि ऐसा नहीं है कि पहले संविधान में नहीं था, संविधान में है। आपके फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़ते हो, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 वो इसी पे है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये लिखा हुआ था सेकुलरिज्म का कंसेप्ट कि सभी धर्मों को एक समान मानोगे, इंसान अपने हिसाब से अपने धर्म मान सकता है, सरकारें किसी भी को भी कोई धर्म मानने से नहीं रोकेगी, ये सब उसमें लिखा हुआ है। पर वो प्रियम्बल में नहीं था बस, अब इन्होंने प्रियम्बल में भी लिख दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया कि भैया इसको ऐड किया, इसमें भी वही कहानी है कि सेकुलरिज्म को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे पहले मतलब सेकुलरिज्म का कंसेप्ट अभी भी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी है, आर्टिकल 25 से 28। जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो दो तरह का होता है, धर्मनिरपेक्षता का दो तरह का। एक होता है नेगेटिव कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटी गॉड, जिसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन। जिसका मतलब ये बनता है कि सरकारें किसी भगवान में मानती नहीं है, सरकारों का कोई धर्म नहीं है, वो किसी भगवान में नहीं मानती। एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रो गॉड, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। अब ध्यान देना, हमको इसमें लिखना क्या और कैसे लिखना है। हम ऐसे लिखेंगे, ये जो अपना कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। जब हमने लिखेंगे कि भाई मेन फीचर्स में पहला आ गया वी द पीपल, फिर आ गया सॉवरेन, फिर आ गया सोशलिस्ट, फिर आ गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में हम ऐसे लिखेंगे ये जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। इससे पहले भी ये जो कंसेप्ट है ये आर्टिकल 25 से 28 में ऑलरेडी था, पर अमेंडमेंट से इसको प्रियम्बल में ऐड किया गया। सेकुलरिज्म का जो ये कंसेप्ट है ये कहना चाहता है, मतलब प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा, ऑल रिलीजन्स इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्पेशल प्रेफरेंस या अपॉर्चुनिटी बी प्रोवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन।
ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। ये कहना चाहता है। आप बस इतना लिख देना, आप बस इतना लिख देना। और अगर आपके पास समय है, आपको लगे कि आप वो भी लिख सकते हो तो ऐसा लिख देना कि भाई सेकुलरिज्म के दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है प्रो गॉड, एक होता है एंटी गॉड। प्रो गॉड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स को एक समान मानती है, एंटी गॉड मतलब गवर्नमेंट किसी रिलीजन को नहीं मानती है। इंडिया के अंदर जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो सभी रिलीजन्स को एक साथ ट्रीट करेगी, जिसका मतलब ये है एक और दो। ये है आपका सेकुलरिज्म। इसके ऊपर अब केस लॉ लिखना है तो अब केस लॉ लिख लेते हैं। बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ये ध्यान दे देना, ठीक है। सॉरी, वो 2014 का था ना, 1994। जो ये कहता है कि जो आपका सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो बेसिक फीचर है। सेकुलरिज्म क्या है? बेसिक फीचर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक फीचर मतलब साहब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्या है? बेसिक फीचर है संविधान का, ये चेंज नहीं हो सकता। जो लोग कभी आप लोग न्यूज की डिबेट में सुनते हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, नहीं बन सकता। जब भारत का संविधान इस चीज की परमिशन नहीं देता तो कोई मर्जी सरकार हो, कोई मर्जी मंत्री हो, नेता हो, नहीं बना सकता। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के अंदर सभी धर्म रहेंगे। भारत एक सेकुलर नेशन है, मतलब सभी धर्म एक साथ ट्रीट होंगे, किसी भी एक धर्म को कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होगी। बेसिक फीचर है ये। बेसिक फीचर मतलब कि ये ऐसा प्रावधान है जो चेंज नहीं हो सकता। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी का कोई नहीं होगा। भारत कभी भी किसी धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये कहना चाहता है। दिस इज एस आर बोमे। तो आप सेकुलरिज्म में इतना लिख देना, फिर ये केस लॉ लिख देना। अब सेकुलरिज्म आपसे अलग से पूछा जा सकता है, जब भी पूछा जाए इतना लिख देना, बस बहुत है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। ठीक है, अब ये बता दो, समझ आ रहा है? जो आपने अभी तक पढ़ा है वो समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा कि भाई नहीं समझ आ रहा, जो पढ़ा रहे हो आज मुश्किल लग रहा है, कुछ भी ऐसा कि पढ़ना समझने में मुश्किल लग रहा है, कुछ भी? हाँ, वो वाला भी है, वो लिबर्टी वाला है ना, उसमें भी अपने ऐसी सी बात पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब अपने आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा? सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक। कितने पॉइंट हो गए? कौन सा पॉइंट लिखा था ये अपने ने अभी? चौथा, पांचवा, डेमोक्रेटिक। ये क्या है साहब? डेमोक्रेटिक एक लाइन है जो हम लोग स्कूल से सुनते आ रहे हैं, शायद स्कूल से ना, कौन सी किताब से चालू हुआ था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों में से। लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों में से। हाँ, ऐसे कुछ ना डेमोक्रेसी का मतलब ये लिखनी है वहां पर। ये मतलब यार ये तो बच्चों वाली लाइन है यार, ये थोड़ी लिखेंगे। एक्चुअली तो मतलब यही है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है, लोगों के लिए है, लोगों में से है और लोगों द्वारा ही बनाई गई है। उसके बाद आप लिखना कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है। प्रियम्बल में जो डेमोक्रेसी है उसका कहने का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट सोर्स है गवर्नमेंट का, जो अल्टीमेट सोर्स है, जो फाइनल सोर्स है कि सरकार किसके द्वारा बनाई जाएगी, वो है पीपल। लोगों द्वारा सरकार बनाई जाएगी। कोई आके, कोई एक आदमी आके नहीं बोल सकता सरकार कौन बनाएगा, सरकार हमारी, ऐसा नहीं। लोग बनाएंगे, लोग जिसको चुनेंगे वही सरकार बनाएगा, लोग जिसको चुनेंगे। ये है डेमोक्रेसी। इतना ही लिखना है इसके अंदर कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है। और पार्ले प्रेम्बल के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो अल्टीमेट सोर्स है, जो गवर्नमेंट है, वो पब्लिक पीपल द्वारा बनाई जाएगी। गवर्नमेंट कोई एक आदमी नहीं डिसाइड करेगा। पीपल लिखना हो तो लिख देना, पीपल कलेक्टिवली
जिसको सिलेक्ट करेंगे, जिसको चूज करेंगे, वही गवर्नमेंट बनाएगा। एंड ये भी लिख देना, एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू पब्लिक, पब्लिक नहीं पीपल, टू पीपल। इतना बहुत है इसके अंदर, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। कोई भी ऐसा कुछ भी कोई मतलब किसी भी तरह से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक केस लॉ लिख लेना, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2011, जिसमें डेमोक्रेसी को बेसिक फीचर माना गया है, जिसका मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये नहीं खत्म हो सकती। देश के अंदर सरकारें कैसे चुनी जाएंगी? लोगों द्वारा ही चुनी जाएंगी। वो कई बार बात नहीं हो जाती कि यार अब तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं खत्म हो सकती, कई मर्जी खत्म हो जाए, हमारे यहाँ नहीं हो सकती। ये है डेमोक्रेटिक। केस लॉ अपने ने प्रियम्बल में केस लॉ कोई नहीं, अपने ने वी द पीपल में नहीं, सॉवरेन के अंदर केस लॉ एक, सोशलिस्ट के अंदर नहीं, सेकुलर के अंदर एक, डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, हाँ जी। अब कोई भी बात, फिर अपने लास्ट पॉइंट एक और है, अब आगे बात करें। लो जी, छठा पॉइंट, रिपब्लिक। रिपब्लिक जिसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ना लगभग एक जैसे हैं, बस ध्यान रखना। डेमोक्रेसी बात करता है चुनावों की, कि चुनाव कैसे होंगे, कौन करेगा, तो लोग करेंगे, लोग जिसको बनाएंगे वही बनेगा। रिपब्लिक का भी मोटा मोटी यही मतलब है, रिपब्लिक में भी यही है कि भाई लोग जिसको बनाएंगे। बस रिपब्लिक में क्या करते हैं, ये रिपब्लिक के अंदर बस इतनी सी बात बोलते हैं कि हेड कौन बनेगा, देश का जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो कौन बनेगा, वो कैसे बने, कौन क्या, वो कैसे बनेगा, वो सब इलेक्टेड होगा। कोई परिवारवाद नहीं होगा, कोई किसी तरह का बोल सकते हैं ना भाई, परिवारवाद बोल दो, या कि कोई किसी का फलाना वंशज है, या ऐसा कुछ नहीं। लोग जिसको बनाए, अब वो चाहे कोई भी। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि यार राजनीति में परिवारवाद है और ये है और वो है, पर लोग बना रहे हैं ना उनको, लोग उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, लोग ना सिलेक्ट करें, लोग उनको वोट ना दें, खत्म हो जाएगा ये सब। एट द एंड तो लोग ही वोट दे रहे हैं ना। संविधान ने तो कहीं से, संविधान ने तो हर तरह से रोकने की कोशिश की इन सब चीजों को, पर ये हुआ। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि भाई रिपब्लिक का मतलब क्या है, कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसको आप हेड ऑफ नेशन भी बोल सकते हो, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। और हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ये नहीं लिखना, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं, छोड़ दो, ये तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो किसी भी तरह से मोनार्क बोल दो, या किसी भी तरह से जिसको हम बोल सकते हैं नेपोटिज्म, या किसी भी तरह से कोई फैमिली का कोई ब्लड बेस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहना चाहता है, ये इतनी सी बात है। रिपब्लिक में इतना ही, और कुछ भी नहीं है। हाँ, रिपब्लिक में इतना ही है, ये है कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये होगा। और अभी अगर लिखना चाहो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक फिक्स टाइम के लिए होगा, फिक्स टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि बन गया तो उसके बाद यही है, हट ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। फिक्स टाइम के लिए एक टाइम होगा, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, जैसे अपने इंडिया में होता है कि लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है लोग लोगों ने बना दिया तो 50 साल तक वो रहेगा, है 5 साल, 5 साल बाद दोबारा। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा और फिक्स टाइम के लिए होगा, उसके बाद उसका दोबारा देखा जाएगा कि क्या वो दोबारा बन सकता है या नहीं। ये है हमारा रिपब्लिक का कंसेप्ट। अब आते हैं मुद्दे पे। हमने अभी तक जो प्रियम्बल पढ़ा, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, अभी तक जो पढ़ा है। आपसे जब भी प्रियम्बल आप पढ़ोगे उतना ही पढ़ना है कि भाई प्रियम्बल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रियम्बल पे शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको एक छोटी सी हिस्ट्री से चालू करना है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया गया, यूएसए से। उसके बाद प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन 2 लाइनों में कि भैया ये मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट, ये बताता है
कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडियाज क्या क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है, सरकारें कैसे होंगी ये बताता है। फिर उसके बाद आप लिखोगे, मान लो ये तो एक पैरा हो गया, ये एक पैरा हो गया। दूसरे पैरा में आप लिखोगे कि इस प्रियम्बल के मेन फीचर्स क्या है, ऐसे हेडिंग डाल रहे हैं। तो मेन फीचर्स क्या है, फिर आप पहला मेन फीचर वी द पीपल, इसका मतलब क्या है जी, वो लिख देना। फिर उसके बाद सॉवरेन का मतलब क्या है जी, वो लिख देना। मतलब पैरा वाइज, पहला वी द पीपल, फिर दूसरे पैरा में सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। ये बस इतना ध्यान रखना, ये सब एक तरह से सरकार को लेकर बात है कि सरकार सॉवरेन होगी, देश सॉवरेन होगा, देश में सोशलिस्ट कंसेप्ट होगा, देश हमारा सेकुलर होगा, हमारा जो सरकारें होंगी डेमोक्रेटिक होंगी, हमारे जो सरकारें होंगी या रिपब्लिक होंगी। इस तरह से इसकी थ्योरी क्या है, कैसे है, इनके केस लॉज, सॉवरेन का केस लॉ है, सेकुलरिज्म का केस लॉ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सेकुलरिज्म का ही इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी का। ये हो गया। वी द पीपल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपने ने अभी तक प्रियम्बल पढ़ा। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का नहीं समझ आया, समझ आया, कुछ भी जो आपको पूछना है, जो आपको पूछना है पूछ सकते हो। प्रियम्बल दोबारा बोल रहा हूं, चांसेस कम है, अभी तक नहीं आया है कभी भी प्रियम्बल पे ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को नहीं आया है। और जिस दिन आएगा उस दिन आंसर यही लिखना पड़ेगा। और जिस दिन आएगा, मेंस के पेपर में बैठे हुए 70% बच्चे वो होंगे जो उस आंसर को नहीं प्रिपेयर करके जाएंगे। रीजन कि सब लोग प्रियम्बल को शॉर्ट नोट के बेस पे प्रिपेयर ही नहीं करते हैं कि ठीक है लिख देंगे। हर कोई ऐसे जाता है ठीक है लिख देंगे, वहां नहीं लिखा जाता। केबी वाला कौन सा, थोड़ा बता दोगे एक बार, केबी वाला कौन सा केस है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वाला, केशवानंद भारती वाला अपने नहीं लिखेंगे। केशवानंद मतलब सेकुलरिज्म के अंदर एसआर बोमई को ज्यादा माना जाता है, केशवानंद भारती को मतलब थोड़ा कम ले लेते हैं ये लोग। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि क्या नाम है, एसआर बोमई वाला लिखो। एक्चुअली में क्या होता है ना, केस तो बहुत होते हैं, अपने को सिर्फ वो केस पढ़ने हैं जो एग्जामिनर को भी पता हो। दिक्कत ये आती है कि यार एग्जामिनर को इस टॉपिक पे कौन सा केस लो होगा, उनको ना लिस्ट मिलती है एग्जामिनर को, कि एग्जामिनर को कौन सी लिस्ट मिलेगी, जो मिलेगी अपने वो लिखो। तो ये कुछ एक थोड़ा है जो अपने को ध्यान रखना है ना। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सेकुलरिज्म में आप धर्म वाले मामले में, धर्म वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 25 आर्टिकल 25 से 28 सेकुलर, एसआर बोमई लिखो, एसआर बोमई का केस लो लिखो। ठीक है, यस। अब कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, क्लास को लेकर कोई प्रॉब्लम कुछ भी तो भी आप पूछ सकते हो। देखो अपना टारगेट एक ही है, आपका एग्जाम क्लियर करवाना। तो मेरे को वो, मैं ना तो उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कि भैया आपको एक एक चीज मतलब ऐसा हो कि छोटी से छोटी बात और 10 तरह के केस लो और 100 तरह के केस लो, नहीं। आपके जो चीज नहीं आएगी वो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। जो टॉपिक जिस तरीके से आ सकता है उतना ही पढ़ाया जाएगा कि भाई इतना पढ़ लो बस, इससे ज्यादा मत पढ़ो। तो आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो चाहे कोई भी टॉपिक होगा किसी भी सब्जेक्ट का, जितना आपके पढ़ने के लिए जरूरत है उतना ही पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा नहीं पढ़ाएंगे अपने। और पढ़ना भी उतना, फालतू के अंदर चीजें होता है अपने जब पढ़ने लगते हैं ना नए नए, तो अपने को लगता है अपने एक एक चीज कवर कर ले, नहीं होती। आपके 32-33 सब्जेक्ट हैं, राजस्थान जुडिशरी की अगर मैं बात करूं, तो 32-33 सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे तो छोटी से छोटी बात कवर करने जाओगे तो सिलेबस ही नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है। अब कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। अगली क्लास आपकी आधे, सॉरी 15 मिनट बाद है ना, अरे यार मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 15 मिनट बाद आपकी क्लास, अभी 1:15 सर क्लास चालू कर देंगे, होप सो 5-1 मिनट में आ ही जाए। तो आपकी अगली क्लास 1:15 है, मैंने दिमाग से निकल गया। 1:15 आपकी अगली क्लास, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो।
चलो फिर खत्म कर दें फिर क्लास। चलिए फिर थैंक यू, क्लास खत्म है अपनी तरफ से फिर। हाँ आते हैं जी, आते हैं। किस केस में ऐसा बोला गया अपने कल पढ़ेंगे, प्रियम्बल का टॉपिक कल खत्म करेंगे ना अपने, तब मैं आपको अपने उसमें बात करेंगे कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है, किस केस में बोला गया है, तो अपने कल खत्म करें, कल पढ़ेंगे वो बात, कल मैं आपको बता दूंगा। दो केस हैं उस पर, बैरूबेरी और केशवानंद भारती, उसकी मोटा मोटी कहानी भी बात कर लेंगे अपने, वो सब। किस केस में ऐसा बोला गया, किस केस में बोला गया कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, किस केस में बोला गया प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है तो कितनी हुई है, कौन सी हुई है, कौन से वर्ड जुड़े थे, ये सब है। एमसीक्यूज में यही आते हैं। सेव कर लो फटाफट, सर आ गए तो सेव और नहीं होगा।